हाय एफएफ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिमॉन वार्ड पे जो कल्टिवेशन वर्ड ने आक्रमण किया था उसमें वो जीत चुके थे। हालांकि डिमॉन वार्ड से जितने भी सैनिक आए थे सभी वैनिश हो चुके थे, लेकिन अभी भी शुयांग और विदाओ के तो बच्चे बचे हुए थे, जिसमें से शुयांग की जान की भीख तो शर सिंचन ने मांग ली थी और वो दोनों ही अपने डिमॉन वर्ल्ड के लिए जा चुके थे, लेकिन यहाँ खैर रह चुके थे अब घायल। सिर्फ और सिर्फ विदाओ के बच्चे विंग ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया था और इस वक्त शायद विंग उन पर कोई मर्सी ना दिखाने की भी पूरी ठान चुका था, क्योंकि एक बार उसने मौका दिया था उन्हें सुधरने का, उन्हें सही रास्ते पे आने का। अब फिर से उन्होंने धोखा दिया है तो ऑफकोर्स सी बात है इस बार उन्हें फिर से सुधरने का मौका देना तो ये बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। इसी के साथ विंग ने सभी को आदेश दे दिया था कि वो कुछ देर के बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी वापस से वीसीटीवी पहुँचना है, क्योंकि वहाँ की क्या हालत होगी वो नहीं जानता था, क्योंकि एक समस्या वो वहाँ पे भी छोड़ के आया था। और वैसे भी यहाँ पे सुयंग ने उससे क्लियरली बोला था कि उसका मिस्ट्रेस याओ वो डिमॉनिंग कल्टिवेशन जानता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ झोल तो वहाँ पे भी है, इसलिए उससे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना था। इसी के साथ कुछ देर आराम करने के बाद वो लोग 2 घंटे के बाद वहाँ से अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ विदाओ के दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें पूरी तरीके से बंदी बना के लेके आया जा रहा था। दूसरी तरफ डिमॉन वर्ल्ड में जैसे ही सुयंग और शर सिंचन एंटर करते हैं, वैसे ही शुयंग ने एक कैंडी निकाल के शर सिंचन को दी थी, जो कि कभी शर सिंचन की आदत हुआ करती थी। वो हमेशा ही शुयंग को कैंडी दिया करता था, लेकिन शायद आज शुयंग कुछ ज़्यादा ही खुश था, या फिर ये कहो कि आज उसे वो मिल चुका था जिसको वो हमेशा से चाहता था। तो ऑफकोर्स सी बात थी उसके लिए अपनी फेवरेट चीज़ तो सेक्रीफाइस कर ही सकता था। उसने वो कैंडी शर सिंचन को दी और उसने भी बहुत हैप्पीली उस कैंडी को एक्सेप्ट किया, या फिर ये कहो कि उसने शुयंग को एक्सेप्ट किया। आराम आराम से रेस्ट करते हुए लगभग नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग वी सिटी पहुँच चुके थे। जो लोग सुरक्षित वापस आए थे वो लोग अपने घरों पे जा चुके थे, और जो नहीं आए थे उनके शव को उनके घर पर पहुंचा दिया गया था, क्योंकि उनकी जान बचाना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ हो ये यहाँ पे ऐलान कर दिया गया था। साथ ही साथ बात आती है अब राजमहल की। विंग और लान वांगजी बाकी सभी लोग भी जैसे ही राजमहल में एंटर करते हैं तो ये वक्त था राजसभा के लगने का, और यहाँ पे एंटर करते ही विंग को भी राजसभा बैठानी थी। उसने सोचा तो था कि वहाँ पे जाके इस बारे में बात करेगा, यानी कि जो डिमॉन वर्ड और उसके बीच में हुआ, कल्टिवेशन वर्ड के बीच में हुआ, उसके बारे में वहाँ पे जाके डिस्कस करेगा, और साथ ही साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे किस तरीके के बैरियर सेट किए जाने हैं, किस तरीके की सुरक्षा दी जानी है, इस बारे में वो बात करेगा। सभी लोग अपने अपनी जगहों को लेने के लिए, अपने अपने स्थान को लेने के लिए जा चुके थे, और साथ ही साथ जिनको रेस्ट करना था वो रेस्ट के लिए जा चुके थे। लेकिन यहाँ पे विंग आज पहली बार लान वांगजी के साथ 9 साल के बाद इस सभा में वापस से उपस्थित हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आने से पहले ही विंग को कुछ अलग सा नजर आता है। यहाँ पे राज दरबार में 2 लोग जो कि अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे, या फिर ये कहो कि एक शर्मिंदगी के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे, या फिर ये कहो कि उन्हें फोर्सफुली वहाँ पे बैठाया गया था। ये तो अभी विंग नहीं जानता था, लेकिन हाँ, उनका बैग देखने के बाद विंग समझ चुका था कि ये कौन है। वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विंग अपने थ्रोन पे जाके बैठ चुका था, और दूसरी तरफ उनको देखते हुए विंग कुछ समझ नहीं पाया। विंग आगे कुछ बोल पाता या किसी से कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही वेसांग ने विंग और लान वांगजी से सेपरेटली बात करने की बात की। इस बार में विंग भी एग्री हो चुका था, लान वांगजी भी एग्री था, और साथ ही साथ उसने वैनकिंग को भी उस गुप्त कमरे में बुला लिया था जहाँ पे उनकी बातें होने वाली थी। लगभग 15 मिनट के बाद वो सभी लोग वहाँ पे से जा चुके थे और एक गुप्त कमरे में वो बात करने लगे थे। यहाँ पे सबसे पहले विंग का क्वेश्चन था कि यहाँ पे मिस्टर सियाओ और वीदाओ की पत्नी को बंदी क्यों बनाया गया है। तो तभी यहाँ पे वेसांग आंसर करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उसने बताना स्टार्ट किया कि उसने कैसे इस बारे में, इस मैटर में, जो विंग ने उसे बताया था उस मैटर में खोजबीन करना शुरू किया। सबसे पहले तो यहाँ पे वेन जूलियो ने उन सभी सैनिकों का पता लगाने की कोशिश की, उन सभी लोगों की जिनकी हत्या हुई थी उनके घर वालों का पता लगाया, और उसके बाद उनके ही जरिए यहाँ पे सैनिकों का पता लगाया। सैनिकों के द्वारा ही हमें ये पता चला है कि वो
जो उन लोगों को धमकाता था या फिर लालच देता था या फिर किसी और तरीके से उनका मुंह बंद करवाता था, वो था मेंग याओ। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे बात आती है कि वो मर्डर किसने किए, वो लेटर्स किसने की लिखे, वो वहाँ पे मेंग याओ नहीं था। मेंग याओ भले ही बाकी चीज़ें यहाँ पे रच रहा था, लेकिन उनमें मेंग याओ इन्वॉल्व तो था, लेकिन हाँ पूरी तरीके से वो उसे नहीं कर रहा था। इस बात पे वेसांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे डाउट हुआ कि कहीं कोई ऐसा ना हो जो कि किसी की भी हैंड राइटिंग को कॉपी करना जानता हो, इसलिए मैंने उन सभी लोगों की जांच करना शुरू कर दिया जो कि किसी की भी हैंड राइटिंग को नकल कर सकते थे। उनमें से मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, लगभग 200-250 से ज़्यादा लोग मिले थे, और उन सभी को मतलब हर एक तरीके से उनसे पूछताछ कर लेने के बाद और हर तरीके से उनको डरा धमका के या फिर पैसे दे के किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उनमें से कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन मैं जब इसी सारे मामले को तहकीकात कर रहा था, इन्फॉर्मेशंस ले रहा था, तो तभी मुझे पता चला कि एक पेंटर भी है जो कि सेम यही चीज़ करता है, लोगों की नकल करता है, आई मीन लोगों के राइटिंग की नकल करता है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। भले ही उसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किए, उसने बस लोगों को उल्लू बनाया है या फिर ये कहो कि किसी लवर्स के लिए काम किया है, ऐसी चीज़ें उसने की थी, लेकिन हाँ उसने कभी गलत काम नहीं किए थे। इसलिए मैं पूछताछ करने के लिए फिर भी उसके पास गया, लेकिन वहाँ पर जाके जो मुझे पता चला वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि जो उसका गुरु था या फिर उसको जिसने सिखाया था वो इसी राज परिवार का था। इसी राज परिवार में वो पहले एक अहम भूमिका निभाता था, या फिर ये कहो कि एक अहम भूमिका रखता था, और जोर ज़बरदस्ती करने के बाद वेसांग को फाइनली उसका नाम पता चला था, और वो वीदाओ की पत्नी ही थी। वीदाओ की पत्नी को जितना नॉर्मल यहाँ पे समझा गया था वो उतनी भी नॉर्मल नहीं थी। वीदाओ की पत्नी बहुत सारी कलाएं जानती थी, बहुत सारे युद्ध नीतियाँ भी जानती थी। इवन वो तो पेंटिंग के साथ साथ किसी की भी राइटिंग को कॉपी कर सकती थी, लेकिन वो आज तक चुप थी क्योंकि उसके बच्चे पहले तो कारागार में थे, उसके बाद वो वापस भी आए तो भी वो सभी लोग एक षड्यंत्र में लगे हुए थे। लेकिन हाँ ये षड्यंत्र कैसा था क्या था वो नहीं जानते, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला है। लेकिन तुम यहाँ पे नहीं थे तो मुझे इस बात की चिंता हुई कि क्या मैं उनको अरेस्ट करवा सकता हूँ, गिरफ्तार करा सकता हूँ। लेकिन तभी वैन किंग ने इस बात में मेरा साथ दिया कि वो ये कर सकती है, क्योंकि महाराज यहाँ पे नहीं है, और महारानी होने के नाते जो भी राज परिवार के अगेंस्ट जाएगा उनको गिरफ्तार करवाने का, इवन उनको मरवाने का तक पूरा अधिकार मेरे पास है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले वो सच्चाई उगले, उसके बाद वो मरे। इसलिए वैन किंग के द्वारा ही हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। इसी के चलते उन लोगों की यहाँ पे बातें कंप्लीट हो चुकी थी, और अब बारी आ चुकी थी राज्यसभा में वापस लौटने की। यानी कि अब उन दोनों की यहाँ पे एक निर्णय लेने की कि क्या उनके साथ किया जाना है, क्या उन्हें छोड़ना है या फिर उन्हें एक भयानक सी सज़ा देनी है। ये यहाँ पे निर्णय लेना जरूरी था। लेकिन उससे पहले उन लोगों ने ये क्यों किया और क्या उन लोगों ने ही ये किया, ये उनके मुँह से गलवाना जरूरी था। सभी लोग अब वापस राज्यसभा जा चुके थे। लानवांग जी भी अपनी जगह ले चुका था, जो कि आज मिस्ट्रेस की नहीं थी। वो वैन किंग के बगल में ही बैठा था, क्योंकि एक महारानी को वहीं पे बैठना था। वैन किंग जहाँ पे मुख्य महारानी थी, तो वहीं पे लानवांग जी भी विंग के द्वारा जो उसे स्पेशल ऑर्डर दिया गया है वो आज ग्रहण कर चुका था। यानी कि अब उसे ज़रूरत नहीं थी किसी और की। उसने खुद से ये बोला था कि वो इस ओहदे को नहीं लेना चाहता है, तो अब कौन सी बात है, वो खुद से ही उस ओहदे को वापस भी ले रहा था। यहाँ पे बैठ के सबसे पहले विंग ने वीदाओ की पत्नी से पूछा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन वीदाओ की पत्नी ने तो जैसे मान लिया था कि वो अब चुप्पी साध लेगी। उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, और ना ही अपने आप को इतना कमज़ोर पड़ने दिया कि वो किसी भी हालत में विंग के आगे कुछ भी उगल सके। वो एकदम चुप थी और एकटक ज़मीन को देखे हुई थी, ताकि वो किसी और को भी आई कांटेक्ट ना बना सके और किसी भी तरीके से मेंटली वो है हिप्नोटाइज ना हो सके। इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरीके से सिर्फ अपने में ही रखा था। वो अपनी ही बात सुन रही थी, किसी और की बात सुनने के लिए उसने अपने कान तक बंद कर लिए थे। लगभग 15 मिनट निकल चुके थे और विंग ने ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया था, लेकिन शायद अब विंग को अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करना होगा। उसने अपनी कुछ तालियों के साथ ही वीदाओ के दोनों बच्चे, जो कि इस वक्त बहुत बुरी तरीके से घायल थे और विंग की गिरफ्त में भी थे, यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो विंग ने अपना ब्रह्मास्त्र वीदाओ की पत्नी के लिए तो इस्तेमाल कर लिया था।
उन दोनों को यहाँ पे लाया गया और सामने वीदाऊ की पत्नी के सामने उनको फेंक दिया गया। जैसे ही वो दोनों ज़मीन पे पड़े, वीदाऊ की पत्नी की आंखें तो जैसे अभी तक जो ज़मीन में गड़ी हुई थी, वो एकदम से बहुत त्वरित एक्शंस के साथ उन दोनों बच्चों पे जा चुकी थी। वीदाऊ की पत्नी ने जैसे ही अपने बच्चों को इस कंडीशन में देखा तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ विंग को देखा और विंग ने इस बात का आंसर देते हुए उसको बोला कि तुम्हारे बच्चों ने आज फिर से दगाबाजी की है। डिमॉन वर्ड के साथ मिलके यह हम कल्टिवेशन वर्ड को तबाह करने की पूरी कोशिश कर चुका था, या फिर ये कहो कि इसने तो अपना दल ही चेंज कर दिया। अगर मैं चाहता तो इन्हें वहीं पे मार सकता था, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल समझ के मैं इन्हें यहाँ पे लेके आया था। लेकिन शायद मेरी ये गलती थी, लेकिन मैं इस गलती को सुधार भी सकता हूँ। अगर अगले 5 मिनट में आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो मैं इन्हें मार डालूंगा, और वो भी आपके सामने, और वो भी खुद अपने हाथों से। जिस तरीके से मैंने आपके पति को मारा था वैसे ही मैं इन्हें भी मारूंगा, और उसके बाद आपको मारूंगा। इस बात पे वीदाऊ की पत्नी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, या फिर ये कहो कि अपना कंट्रोल खो चुकी थी, और वो विंग के सामने खड़े होते हुए बोलती है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चों को मारोगे? अगर तुमने मेरे बच्चों को मारा तो याद रखना तुम्हारे बच्चे भी सेफ नहीं रहेंगे। अपनी नज़रों को घुमाओ चारों तरफ और देखो, क्या तुम्हें तुम्हारे 3 के 3 बच्चे दिख रहे हैं? विंग ने एक पैनिक होते हुए चारों तरफ राजमहल में, राज सभा में अपनी नज़रों को घुमाया तो उसे कहीं भी सुजोई, युवान और विशान कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन अगले ही पल वीदाऊ की पत्नी का ये दाव भी उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि वो तीनों ही बेंजुलियो के साथ उस राजसभा में एंटर कर चुके थे, और बेंजुलियो ने यहाँ पे आके डायरेक्टली विंग को पो डाउन किया, और उसके बाद उनके बच्चों को उन्हें सौंप दिया। और इसके बाद विंग ने फिर से एक विक्ट्री वाली स्माइल हंसते हुए वीदाऊ की पत्नी को देखा, और उसके बाद बोला, तो क्या अब आप फिर भी कुछ कर सकती हैं? क्या अब भी आप किसी को हार्म कर सकती हैं? तो वीदाऊ की पत्नी इसी बारे में थोड़ा सोचने लगी थी कि अब वो क्या करे, लेकिन विंग ने उसे और ज़्यादा मौका नहीं दिया। विंग ने अपनी तलवार निकाल के डायरेक्टली कदम बढ़ा दिए थे उसके बच्चों की तरफ, लेकिन वीदाऊ की पत्नी अभी भी कमज़ोर पड़ने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसने पिछले 9 सालों से जो कुछ भी किया है उसको वो 1 मिनट में तो बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी विंग की जो तलवार थी ना, वो वीदाऊ के बड़े बच्चे पे, यानी कि बड़े बेटे की गर्दन पे आ चुकी थी। और इसी बात पे वीदाऊ की पत्नी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, और उसने अपने ही मुंह से अपनी सच्चाई बोल दी कि हाँ, उसने ही ये सब कुछ किया है। उसने ही 9 सालों से वो सारी लाशें तुम्हारे पास भेजी हैं, जो कि तुम इतने 9 सालों से देखते आए हो। वो सभी पत्र मैंने ही भेजे थे, मैंने खुद से लिखे थे, किसी और ने उन्हें नहीं लिखा था। वो सारे कांड मैंने ही किए हैं। इवन यहाँ तक कि लानवांग जी के घर में जो दासियां हैं वो भी मेरी हैं। जितना कुछ भी गलत अभी तक तुम्हारे और लानवांग जी के जीवन में हुआ है वो सब मैंने किया है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या तुम मेरे बच्चों को मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे बच्चों पे एक भी खरोंच आई तो भुगतना तुम्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों पे हाथ लगाने से पहले सोच लेना कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। इसी बात पे विंग ने वीदाऊ के दोनों बच्चों को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए बोल दिया, यानी कि फिर से उन्हें कारागार में डालने के लिए बोल दिया। लेकिन हाँ, उनका निर्णय लिया जाएगा, ये बात की बात थी। यहाँ पे वीदाऊ की पत्नी अब अपना पूरा गुनाह कबूल कर चुकी थी, तो उसे किसी भी तरीके की सजा देना यहाँ पे गलत नहीं होगा। विंग ने अपनी तलवार को बढ़ाते हुए वीदाऊ की पत्नी के आगे किया ही था कि तभी वीदाऊ की पत्नी यहाँ पे रूल्स समझाने लगी थी। और वो रूल ये था कि कोई भी मर्द एक स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकता, स्त्री को मार नहीं सकता, और भरी सभा में उसकी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर तुम इस रूल को तोड़ते हो तो इस पूरी की पूरी सभा को तुम क्या न्याय दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे राजा बनने के लायक हो? इस बात को सुनने के बाद कुछ समय के लिए विंग भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि ये एक रूल था। कोई भी मर्द एक स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकता, उस पे तलवार से वार नहीं कर सकता, स्पेशली तब तो नहीं कर सकता जबकि वो नियति हो। और ये एक रूल है जो कि युद्ध में भी अपनाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी को सज़ा देते वक्त भी अपनाया जाता है। अगर सज़ा देनी है तो फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर उसको कारागार दिया जाएगा, लेकिन तलवार से किसी भी तरीके से उस पर हार्म नहीं किया जा सकता। और स्पेशली तब तो नहीं किया जा सकता तब जब वो खुद अपने घुटनों पे हो, और साथ ही साथ उसके पास कोई शस्त्र ना हो। अपने डिफेंस में वो कुछ कर नहीं सकती है। विंग कुछ देर के लिए सोच में पड़ चुका था, लेकिन अगले ही पल उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है।
सही कहा तुमने, वो मर्द है और तुम पे हाथ नहीं उठा सकता, तुम पे अपने शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि औरत भी हैं, और अगर वो तुम्हें मार भी दे तो किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा। इसी के साथ वो कदम धीरे धीरे राज्यसभा की तरफ बढ़ रहे थे और सभी लोग उस स्त्री को देख रहे थे या उस औरत को देख रहे थे जो कि उस राज्यसभा के अंदर एंटर कर रहे थे। और सभी को ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हुआ था कि आखिरकार ये भी इतना बोलती है और इतनी एग्रेसिव होके बोलती है, ये किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पे कांक्षा शेरन जैसे ही वीदाओ की पत्नी के पास पहुंची थी, उसने फेंकते हुए एक तलवार वीदाओ की पत्नी को दी और साथ ही साथ खुद की भी तलवार को उसने मैजिक के द्वारा ही सही, लेकिन उसको भी अब विजिबल कर दिया था, यानी कि इस वक्त उसकी तलवार भी उसके हाथ में थी। और इसी के साथ उसने चुनौती दी वीदाओ की पत्नी को कि अगर बचा सकती हो तो बचा लो खुद को। ऐसा कहते हुए कांक्षा शेरन ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे वीदाओ की पत्नी भी कुछ कम नहीं थी। इसका पता सिर्फ कांक्षा शेरन को ही था। जब वो दोनों देवरानी जेठानियाँ थीं तब भी कांक्षा शेरन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जितनी वीदाओ की पत्नी थी, या फिर ये कहो कि वीदाओ की पत्नी ऑलमोस्ट सारी की सारी कलाएं जानती हैं। जितना स्ट्रांग अभी के टाइम पे विंग है, उतना ही स्ट्रांग कभी वीदाओ की पत्नी भी हुआ करती थी, या ये कहो कि आज भी है। हाँ, कांक्षा शेरन कल्टिवेशन में अच्छी है, वो स्वॉर्डमैनशिप अच्छी कर लेती है, मार्शल आर्ट्स अच्छी कर लेती है, लेकिन हाँ, वीदाओ की पत्नी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता जब वो जादू करती है, जब वो अपने आप को स्थानांतरण करती है, या फिर ये कहो कि वो अपने कई रूप भी एक साथ रख सकती है। इस सारी कला को वो और बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वीदाओ ने उससे शादी भी की थी। लेकिन हाँ, एक बात ये भी मानने वाली थी कि जब तक कांक्षा शेरन अपने होश हवास में थी तब तक उसे पूरी तरीके से इतना पता था कि वीदाओ की जो चालें थी, जो भी घटिया षड्यंत्र थे, उसमें कहीं से भी कहीं तक उसकी पत्नी शामिल नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके मौत के बाद शायद उसने इन सब में इन्वॉल्व होना सही समझा, या फिर ये कहो कि उसे भी कहीं ना कहीं इस सत्ता का लालच था, इस पद को खोने का लालच था। इसलिए वो विंग को हटा के अपने बच्चों को फिर से वहीं पे रखना चाहती थी जहाँ पे उसके बच्चे कभी थे, या फिर ये कहो कि आज कोई उनमें से एक महाराज बना होता। वीदाओ की पत्नी ने भी अपने हाथ में तलवार ले ली थी। उसे अनम्यान करते हुए उसने उस चुनौती को स्वीकार किया था, और साथ ही साथ उसने फिर से कांक्षा शेरन को चुनौती दी थी कि आज बच सकती हो तो बच जाना, क्योंकि तुमने मुझे तलवार पकड़ा के बहुत बड़ी गलती की है। इसी के साथ वो दोनों सभा से बाहर जा चुके थे, क्योंकि सभा के अंदर कोई भी युद्ध नहीं हो सकता। इसी के साथ उन दोनों के बीच में एक भयानक सा युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों की ही तलवारें एक रिदम में चल रही थी। ऐसा लग रहा था सभी कल्टीवेटर्स को कि आज उनका एक फेवरेट म्यूजिक बज रहा है और एक फेवरेट सामने सीन भी चल रहा है। दो ऐसी दिव्यांगनाएं ही लड़ रहे हैं जो कि जिनका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे कांक्षा शेरन को हराना भी आसान नहीं था, लेकिन वीदाओ की पत्नी से भी जीतना इतना आसान नहीं था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी एक दूसरे से जीतने की, या फिर ये कहो कि एक दूसरे को हराने की, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आज सभी लोगों ने पहली बार देखी थी। कांक्षा शेरन को शायद लड़ते हुए बहुत बार देखा गया था, क्योंकि वो हमेशा से ही चांगसे के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन वीदाओ की पत्नी ये भी इतना सब कुछ जानती है, ये किसी को भी नहीं पता था। सबके लिए ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज जो होना था वो तो सबके सामने हो ही रहा था। वीदाओ की पत्नी एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानती थी, भले ही वो कांक्षा शेरन को बाकी सभी चीज़ों में हरा ले, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप, मार्शल आर्ट, इसमें वो नहीं हरा सकती। इसलिए उसने अपने ट्रिक्स इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि उसको भ्रमित करना स्टार्ट किया, उसकी निगाहों को कहीं और करना स्टार्ट किया, या फिर ये कहो कि अपने ही रूपों को कई रूपों में बांटना शुरू किया, जिससे कहीं ना कहीं सच में कांक्षा शेरन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस पे वार करना है, क्योंकि हर कोई लड़ाई करने के लिए तैयार था और उसके वार का आंसर भी कर रहा था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी प्रतिबिंब इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? प्रतिबिंब सिर्फ छलावे के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वीदाओ की पत्नी ने अपना न जाने कितना रूप बना लिया है, कितने रूप उसके सामने रख लिए हैं, और वो एकदम साक्षात हैं। या फिर ये कहो कि उसने कांक्षा शेरन को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया था।
कांग्से सेरन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और कुछ टाइम के लिए वो कंसंट्रेट करना चाहती थी कि आखिरकार उसे किस पे वार करना है। लेकिन शायद इस युद्ध में उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि अगले ही पल जब वो रुकी थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी सिचुएशन को, तो तभी वो महसूस करती है कि उसकी पीठ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, या फिर ये कहो कि ताकत के साथ वार किया गया है, जिससे हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ही सही उसकी स्पिरिचुअल पावर काम तो नहीं करेगी। इसी के साथ कांग्से सेरन ने बहुत सारा ब्लड वहीं पे वॉमिट किया और वो जमीन पे गिर चुकी थी। जमीन पे गिरी हुई इस कांग्से सेरन को देखते हुए वीदाऊ की पत्नी एक विक्ट्री वाली स्माइल हंस रही थी। लेकिन शायद ये विक्ट्री वाली स्माइल उसके फेस पे, उसके लिप्स पे ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि अगले ही पल वो भी जमीन पे गिरी हुई थी, क्योंकि उस पे वार हुआ था मैडम यू का। और मैडम यू ने उसे इतनी जबरदस्त तरीके से वार किया था कि शायद उसकी आत्मिक शक्ति, या फिर ये कहो कि गोल्डन कोर अंदर पूरी तरीके से चूर चूर हो गई होगी। लेकिन शायद इस बात के लिए अभी भी मैडम यू श्योर नहीं थी, और उसने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने जीडियान का इस्तेमाल करते हुए अपने जीडियान को उस पे इस्तेमाल किया जिस पे इस वक्त किया जाना था, यानी कि वीदाऊ की पत्नी पे। और तब तक इस्तेमाल किया जब तक उसे पूरा भरोसा नहीं हो गया कि उसकी आंतरिक शक्ति अब उसका साथ नहीं दे सकती। इसी के साथ वीदाऊ की पत्नी बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे वॉमिट कर चुकी थी, जो कि आसानी से ये सबूत दे रहा था कि अब उसकी आंतरिक शक्ति जो है वो उसका साथ छोड़ चुकी है, यानी कि उसके पास शायद गोल्डन कोर हो, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। इसी के साथ मैडम यू ने फिर से उसे चुनौती दी, क्या तुम अब मुझसे लड़ना चाहोगी? वीदाऊ की पत्नी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने हाथों को उस तलवार की तरफ किया जो कि कुछ दूरी पे ही गिरी हुई थी, और उसको हाथ में लेते हुए उसी के सहारे वो खड़ी हो चुकी थी। वो अच्छे से महसूस कर सकती थी कि वो बिल्कुल भी अब मतलब इस हालत में नहीं है कि लड़ सके, लेकिन फिर भी वो इस चुनौती को एक्सेप्ट कर चुकी थी। और अगले ही पल जब वो लड़ने ही वाली थी, वो अपने तलवार को उठाने ही वाली थी, मैडम यू की जीडियान ने फिर से वीदाऊ की पत्नी के शरीर पे वार किया। और इस बार उसका वार आखिरी वार था, क्योंकि अगले ही पल वीदाऊ की पत्नी पूरी तरीके से लाइफलेस जमीन पे गिरी हुई थी। और यहाँ पे इस तरीके से वीदाऊ की पत्नी का भी खात्मा हो चुका था। वीदाऊ की पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई, लेकिन अब मैंग्याओ का क्या होगा ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे खत्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।